ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए बीजेपी को चाहिए 25 पार्षद। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे और अजित पवार। शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। बोले बीजेपी से डरे हुए हैं शिंदे, फिर टूटेगी शिवसेना। शिंदे के पार्षदों को होटल में बंद करने के मामले में दिया बयान। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बोले चुनाव खत्म हुआ लेकिन जारी रहेगा महाराष्ट्र की रक्षा का संघर्ष। 20 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में मनरेगा और एसआईआर कार्यक्रमों पर पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। जनता से भी करेंगे मुलाकात। सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर मानहानि का केस दर्ज। वकील विष्णु शंकर जैन ने मांगा ₹1 का हर्जाना। संबल हिंसा के बाद अखिलेश ने विष्णु शंकर जैन की तस्वीर की थी पोस्ट। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हिंसा, पत्रकारों पर किया गया हमला। पुलिस ने 30 लोगों को किया अरेस्ट। झारखंड में प्रवासी मजदूर की जान जाने के बाद मचा बवाल। हरियाणा में महिलाओं को अब 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव। सीएम सैनी बोले 1000 रुपए की RD-FD कराएगी सरकार। दिल्ली से पटना जा रही तेजस एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ट्रेन अलीगढ़ में 31 मिनट खड़ी रही। इंदौर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल। दूषित पानी से बचने के लिए लेकर आए वाटर प्यूरिफायर। बीजेपी पर भड़की कांग्रेस, कहा दहशत में खिलाड़ी। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर। ट्रेन और फ्लाइट पर पड़ रहा असर। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। उड़ानों में हो सकती है देरी, ट्रेनें भी लेट। अमेरिका ने लिया बदला। सीरिया में हवाई हमला करके अलकायदा कमांडर अल जासिम को किया ढेर। अलकायदा के कमजोर पड़ने पर ISIS से बढ़ाई थी करीबी। ईरान में नए नेतृत्व का समय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार कही खामेनेई शासन के अंत की बात। सुप्रीम लीडर को बताया बीमार आदमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस पर लगाया 10% टैरिफ। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने की मिली सजा। ट्रंप बोले ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो 1 जून से 25% कर दिया जाएगा टैरिफ। नेपाल में भारत समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस में दो फाड़। चुनाव आयोग से पूर्व पीएम देवबा गुट को झटका। थापा के नेतृत्व वाली समिति को आधिकारिक पार्टी के रूप में मिली मान्यता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा पीस बोर्ड से इजरायल नाराज, कहा बिना बातचीत टीम बनाए, ये नीति के खिलाफ। शांति बोर्ड में भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल। यूरोपीय संघ और अमेरिकी देशों के मर्कोसुर के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। 25 साल तक चली लंबी और जटिल वार्ताओं के बाद हुई डील। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से अधिकतर ने जताया समर्थन। अमेरिकी सीनेटरों ने लिखी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी। भारतीय दालों के लिए अनुकूल प्रावधान सुनिश्चित करने की अपील। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील के लिए अब तक नहीं बन पाई है सहमति। जापानी विदेश मंत्री मोतेगी ने की दिल्ली मेट्रो की सवारी। भारत और जापान आर्थिक सहयोग का प्रतीक है DMRC। मोतेगी ने भारत के साथ AI और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। DGCA का बड़ा एक्शन। इंडिगो पर लगाया 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। दिसंबर संकट के लिए शीर्ष प्रबंधन पर गिरी गाज। रफाल को बड़ा झटका। लास्ट मिनट में रद्द हुई कोलंबिया के साथ 29,000 करोड़ की डील। मात खा गई फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन। फ्रांस से 114 रफाल खरीदने की तैयारी में भारत। महाराष्ट्र में हुए बीएमसी चुनाव में नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बम्पर जीत मिली। हालांकि बीजेपी की जीत के जश्न में खलल पड़ चुका है। एक तरफ महायुति के दोनों उप मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने चुनाव नतीजों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी और हम लोगों में फर्क है। कागजों पर भले ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की गई हो, लेकिन जमीन पर लोगों के दिलों में शिवसेना को कोई नहीं खत्म कर सकता। साम दाम दंड भेद और एजेंसियों के जरिए गद्दारों को खरीदा जा सकता है, लेकिन निष्ठा कभी नहीं बिकती।
यही नहीं, उन्होंने बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए और इसे गद्दारी से मिली जीत करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारी जिम्मेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मेयर आना हमारा सपना है, अगर ईश्वर की इच्छा रही तो वो भी पूरा होगा। गद्दारी करके मिली जीत पाप है। हमारे पास तन और मन है, जबकि उनके पास सिर्फ धन है। आने वाली पीढ़ी को इस बात पर गर्व होगा कि हमने पैसों के लिए सत्ता का सुख नहीं लिया और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मराठी जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने हमें धोखा देकर जीत हासिल की। हमारे पास जो भी ताकत है, हमने उससे उन्हें पसीने छुड़वाए हैं। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 13 निकायों में जबरदस्त बहुमत हासिल किया, जबकि 6 में वो बड़ी पार्टी बनी है। मुंबई नगर निगम में बीजेपी के 89 उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 29 उम्मीदवार जीते। लेकिन बीएमसी बीजेपी के गले की अब फांस बन गया है। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए बीएमसी पर कब्जा जरूरी है और इस बार बीएमसी पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही है। पहली बार बीजेपी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में उसे 89 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत 114 का है, यानी बहुमत से 25 सीटें कम। विपक्ष के पास भी करीब 100 सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो तख्ता पलट की बात तक कहना शुरू कर दिया है। राउत ने कहा, जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। राउत ने तख्ता पलट की बात कही है तो उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा, शिवसैनिक ही बीएमसी पर कब्जा करेगा। उद्धव के बयान से बीजेपी में हलचल मच गई है। इसे शिंदे के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 29 काउंसलर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में हैं और इसी के चलते शिंदे भी मेयर पद को लेकर अड़ गए हैं। 2024 में शिंदे के हाथ से बीजेपी ने सीएम पद छीन लिया था। इस बार शिंदे बीएमसी की सत्ता बीजेपी से छीनने की तैयारी में हैं। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि ये साल बाला साहब ठाकरे का जन्म शती वर्ष है, इसीलिए बीएमसी पर शिवसैनिक का ही मेयर होना चाहिए। शिंदे ने अपने सभी काउंसलरों को ताज लैंड्स एंड होटल में बुला लिया है। शिवसैनिकों ने होटल की पहरेदारी भी शुरू कर दी है। 3 दिनों तक सभी पार्षद इसी होटल में रहेंगे। शिंदे गुट का कहना है कि ये सब अपने पार्षदों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे राज्य में डिप्टी सीएम हैं, उन्हें किसका डर है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, ये सब जानते हैं। बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है, एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये बात समझ लें उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस, संकेत साफ है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। सभी की नजरें शिंदे पर हैं। तो वहीं अजीत पवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें निकाय चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। एक भी शहर में एनसीपी का मेयर नहीं बना है। पहली बार एनसीपी के सामने ऐसी स्थिति आई है और ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ राज्य में सरकार चला रहे हैं। अब एनसीपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि अगर पार्टी को बचाना है तो एनडीए छोड़ना पड़ेगा। अब अजीत पवार की नजरें भी शिंदे पर हैं और शिंदे के लिए बीएमसी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महाराष्ट्र में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। 14 जनवरी को बनारस के मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है और मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू होने लगा है। विपक्ष केंद्र सरकार पर जीर्णोद्वार के नाम पर इतिहास की हर धरोहर को मिटाने का आरोप लगा रहा है और अब सवाल आरएसएस पर भी उठने लगे हैं। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कड़े सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत का हिंदू समाज के प्रति प्रेम वास्तविक है तो मणिकर्णिका घाट पर जाकर माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के साथ हुई घटना पर उन्हें सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करना चाहिए और हिंदू समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी को इतना अगर हिंदू समाज से लगाव है, इतना प्यार है, तो मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि एक बार जरूर मणिकर्णिका घाट जाएं
मणिकर्णिका घाट पर जाकर जो मूर्तियों को तोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई, जरा वहां जाएं और जाके क्षमा याचना करें और हिंदू समाज से माफी मांगें। अजय राय यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से हटाई गई मूर्तियों के निरीक्षण के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी भाजपा सरकार की तानाशाही और दमनकारी सोच को उजागर करती है। सच दिखाने से डर क्यों? धरोहर बचाने की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भाजपा सरकार याद रखे, काशी डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। जब ये घाट टूट रहा था, उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी भी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने वहां आकर उसकी सुध नहीं ली, उसकी देखरेख नहीं। अजय राय के हमले के बाद अब देखना ये होगा कि मणिकर्णिका घाट को लेकर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा संभल विवाद में हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ ₹1 के हट जाने की मांग की है। जैन का आरोप है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें संभल हिंसा का जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशेवर साख और व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा। याचिका के अनुसार 24 नवंबर 2024 को अखिलेश यादव और सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से विष्णु शंकर जैन की तस्वीर साझा की गई थी। तस्वीर में जैन एक सामान्य वकील के रूप में अदालत की प्रक्रिया से जुड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन पोस्ट के साथ लिखा गया था एक कैप्शन, जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीर कब लगेगी। स्पष्ट रूप से ये संकेत देता था कि संभल में हुई हिंसा के लिए वही जिम्मेदार हैं। जैन का कहना है कि ये पोस्ट जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए की गई, ताकि एक समुदाय को भड़काया जा सके और उन्हें दंगा भड़काने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया जा सके, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। विष्णु शंकर जैन ने अदालत में स्पष्ट किया कि वो संभल मामले में केवल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता के रूप में अपनी संवैधानिक और पेशेवर जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने न तो किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दिया और न ही किसी अवैध गतिविधि में उनकी कोई भूमिका थी। याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश पर की गई एक वैधानिक सर्वे प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया। जैन ने कोर्ट से ये भी अनुरोध किया है कि अखिलेश यादव न केवल विवादित पोस्ट को हटाएं, बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगें। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है, जिसे लेकर नवंबर 2024 में गंभीर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। 19 अक्टूबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से संभल जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि जिस स्थान पर आज शाही जामा मस्जिद स्थित है, वहां पहले श्री हरिहर मंदिर था। याचिका में कहा गया कि वर्ष 1539 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। लगभग 95 पन्नों की इस याचिका में हिंदू पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 2 ऐतिहासिक पुस्तकों और एक रिपोर्ट को आधार बनाया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने 19 अक्टूबर को ही मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया और इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। आदेश मिलने के कुछ ही घंटों बाद सर्वे टीम मस्जिद परिसर पहुंच गई। हालांकि पहला सर्वे अधूरा रह गया। इसके बाद 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 6 बजे दोबारा सर्वे शुरू किया गया। इसी दौरान इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। सर्वे के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस अधीक्षक CO अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर समेत 39 पुलिसकर्मी घायल हुए। संभल हिंसा ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। हिंसा के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं सहित 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया
संभल कोतवाली और नखासा थाने में कुल 12 FIR दर्ज की गई, जिनमें 40 लोगों को नामजद किया गया और करीब 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इन मामलों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के नाम भी सामने आए। बाद में 18 जून 2025 को विशेष जांच टीम यानी SIT ने 1128 पन्नों की मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के साथ बर्क समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हालांकि सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं था। हिंदू पक्ष ने अपने मंदिर संबंधी दावे के समर्थन में कई ऐतिहासिक संदर्भ भी अदालत के सामने रखे हैं। इनमें बाबरनामा का हवाला दिया गया है, जिसमें 932 से 933 हिजरी के दौरान संभल में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदलने का उल्लेख बताया गया है। इसके अलावा अकबरकालीन ग्रंथ आईने अकबरी में संभल को एक प्राचीन धार्मिक स्थल के रूप में वर्णित किए जाने का दावा भी किया गया है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की 1874 से लेकर 76 तक की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जो तत्कालीन महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम के कार्यकाल में तैयार की गई थी और जिसमें संभल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख मिलता है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया ने विवाद को और भी गहरा कर दिया। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक साजिश के रूप में पेश किया गया है और उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें हिंसा का सूत्रधार बताया गया, जबकि वास्तविक हिंसा उनके किसी भी कार्य से जुड़ी नहीं थी। अब ये मामला केवल संभल की हिंसा या फिर मंदिर मस्जिद विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक बयानबाजी, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और मानहानि कानून की सीमाओं से भी जुड़ गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई ये तय करेगी कि राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत बदनामी के बीच कानून की रेखा कहाँ खिंचती है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। खूप आनंद आणि खूप एक्साइटेड आहे आम्ही। मी फर्स्ट टाइम आलो। यू हैव बिकम अर्लियर? नहीं, हम लोग सब पहली दफा आ रहे हैं। सो और एक्चुअली जो एक्साइटमेंट हमने देखा पीपल विद डिसेबिलिटीज के रन में और सीनियर सिटीजन्स के रन में, वो जो एक्साइटमेंट था तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए। बहुत कमाल का स्पिरिट है, मुंबई का बहुत कमाल का स्पिरिट है और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है। सॉरी एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया। No other public in Mumbai gives rise to such wonderful vibes, positive energy. हो Such a harmonious blend of humanity और सिर्फ इसने हम लोग को प्रेरणा दी है। नुपुर ने बहुत सारा हमें उत्साह दिया है, हमें बहुत एनकरेज किया है और हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया। मजाक भी उड़ाया। बस हम दौड़ेंगे, आप लोग प्रमोट करिएगा। बीएमसी में भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने नहीं देखा रिजल्ट, क्या आया रिजल्ट मुझे नहीं पता। तुमचा फिटनेस मंत्र काय आहे? माझा फिटनेस मंत्र यू आर व्हाट यू ईट। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए और उसके बाद आता है वर्कआउट। थर्ड मदन आमिर, कुछ दिनों से मुंबई में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ गया है। जी जी हाँ, अभी क्या कर रहे हैं Mumbaikars are not used to this. आई नो No, we certainly all need to raise our voices, get involved, understand the causes, and contribute in a positive way. Yeah, do our bit as citizens to get involved to change the AQI in our city. Yeah.